जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए जो आपका एग्जाम 2025 का होने वाला है। ठीक है, उसमें आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ हिंदी सब्जेक्ट का जो दूसरा किताब है वर्णिका, सेकंड किताब, उसका मैं 1 से लेकर 5 तक लेकर जो चैप्टर उसमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिला के लगभग 20 नंबर यहाँ से आपका ये सेकंड किताब से पूछा जाएगा और 20 नंबर इसी वीडियो में आपको वन शॉर्ट वीडियो महामैराथन समझिए, यहाँ पे आपका पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। यहाँ से अगर इतना देख लेते हैं तो 20 नंबर आपका हिंदी का पक्का हो गया। ठीक है, 15 से 20 नंबर यहाँ ओके हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो दही वाली महांगमा जो है ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। तो देखिए ये दही वाली महांगमा कहानी के कथाकार कौन है, श्रीनिवास है। ये पूछेगा आपसे तो बता दीजिएगा। आगे है श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। आगे है श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। आगे देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकट वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। आगे है कि श्रीनिवास का पूरा नाम ये तो हो गया मास्ती वेंकटेश अयंगार, और दही वाली मांगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था बी आर नारायण। ठीक है, आगे है मांगमा दही बेचने का कहाँ पे जाती थी, तो बेंगलुरु जाती थी। आगे है कि मांगमा के गांव का नाम वेंकटपुर था। ठीक है, जो औलूर के गांव के पास था। मांगमा के बहू का नाम नंजमा था। मांगमा के गांव के जुआरी का नाम रंगपा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि मांगमा के गांव के कुआं का नाम क्या था, अमराई का कुआं। ठीक है, आगे है मखमल के ब्लाउज का कीमत कितना, 7 से 8 रुपए का था। आगे है मांगमा ने अपने बहू नंजमा से कहा, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है ना, ये बोली थी। अब चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दही वाली मांगमा कहानी के कहानीकार कौन है, श्रीनिवास। अगला है दही वाली मांगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मांगमा है। आगे देखिए दही वाली मांगमा कहानी का कथाकार कथावाचक कहाँ से है, तो भाई बेंगलुरु से है। आगे है कि दही वाली मांगमा की कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को। मांगमा क्यों क्या बेचती थी, तो दही। मांगमा क्या खाती थी, तो पान सुपारी। आगे है मांगमा ने बेटे से अलग होने को कहा, आज से दोपहर से। ठीक है, आगे है मांगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, मखमल के। रंगपा कहाँ के रहने वाला था, वेंकटपुर के। आगे है कि रंगपा कौन था, तो जुआरी था। आगे है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया था, बहू को। आगे है मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो माँ जी के पास। आगे है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में। आगे है मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, रंगपा। आगे है मंगमा की बहू का क्या नाम था, नंजमा। आगे क्या है सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ, तो बच्चे को पीटने को लेकर। आगे है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मंगमा। आगे है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है, यह पंक्ति किस कहानी की है, दही वाली मांगमा। आगे है दही वाली मांगमा किस भाषा में अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा। आगे है अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में। आगे है कि मांगमा को किससे विवाद था, तो बहू से। आगे है नंजमा मांगमा की कौन थी, तो बहू थी। अगला है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, मंगमा ने कहा। आगे है मांगमा के गांव का क्या नाम था, वेंकटपुर। आगे है रंगपा मांगमा से क्या कहाँ कहाँ मिलता था, तो अमराई के कुआं के पास। आगे है अब यहाँ से प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये काफी बार पूछा जा चुका है कि मंगमा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो मंगमा का अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। मंगमा की बहू नंजमा किसी बात पर पोते को पीट दिया तो उसी बात पर विवाद हो गया था। अगला क्वेश्चन है रंगपा कौन था, मांगमा से क्या चाहता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो रंगपा मांगमा के गांव के वेंकटपुर में रहने वाला एक जुआरी था और वो मांगमा से कर्ज के बहाने उसका धन संपत्ति लूटना चाहता था। अगला क्वेश्चन है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो यहाँ पे देखिए आंसर है बहू ने सास को मनाने के लिए एक तरीका अपनाया, उसने अपने बेटे को है ना अपने सास के पास भेज दिया और कहा जा
अपने दादी जी के पास ही वहीं रहना और वही मिठाई खाना, मत घर आना, ठीक है। बच्चा भी अपनी माँ की बात मान जाता है और दादी के पास चला जाता है और मांगमा अपने पोते को देखकर खुश हो जाती है और झगड़ा भूलकर, है ना, खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। इस तरह से योजना बनाई थी बहू, बहुत तेज थी ना। अगला है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था जी, तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था और ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक थे। अगला है मांगमा का चरित्र चित्रण करें। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो देखिए कैसे करिएगा। मांगमा एक विधवा औरत थी और जो अपना पेट पालने के लिए वेंकटपुर से बेंगलुरु गांव में दही बेचने जाती थी। उसकी परिवार में एक छोटा बेटा, एक बेटा, बहू और पोता भी था। मांगमा अपने बहू नंजमा के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, है ना। वे दोनों अपने अपने बेटे पर अधिकार को लेकर झगड़ती लड़ती रहती थी। अगला है कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो देखिए कैसे लिखिएगा। दही वाली मांगमा कहानी में एक विधवा औरत है ना। दही वाली मांगमा कहानी का एक क्या है, विधवा औरत है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव वेंकटपुर से कहाँ पे 3 मील दूर बेंगलुरु गांव में दही बेचने जाती थी और उसकी परिवार में एक बेटा, बहू और एक पोता भी रहता था। और मांगमा दही बेचकर अपने घर का कर्ज में उपयोग करती थी, मतलब घर के काम काज में उपयोग करती थी। अगला है आगे इसी में है कि एक दिन उसका अपने बहू नंजमा के साथ विवाद हो जाता है और वो अलग रहने लगती है। इस कहानी में अक्सर जो हर घर में दर्शाया गया है होता है वही दर्शाया गया है ना। जब तक बेटे की शादी न हो तब तक माँ के अधिकार हो रहता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बहू का अधिकार हो जाता है। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है भाई, तो ढाहते विश्वास। कौन सी भाषा, उड़िया भाषा में, ठीक है। यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, कहानी के लेखक सातकोरी होता है और सातकोरी होता का जन्म कितना है भाई, तो 29 अक्टूबर 1929 में। आगे है सतकोरी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिला गांव में हुआ था। आगे है लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। आगे है लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। आगे है बाढ़ आने की खबर सरपंच को बताना था। आगे है विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह कथन ढहते विश्वास की है। आगे है ढहते विश्वास कहानी की है। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाया था। आगे है लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। आगे इस कहानी का अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। अब चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, सातकोरी होता। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी। आगे है ढहते विश्वास कहानी किस नदी पर चर्चा की गई है, तो महानदी। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुदित है, उड़िया भाषा। आगे है लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम अच्युत था। आगे है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आगे है सातकोरी होता के कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं, उड़ीसा के। आगे है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य को बाढ़ और सूखा प्रभावित किया है, तो उड़ीसा। आगे है कि ढहते विश्वास कहानी का नायक कौन है, तो लक्ष्मी। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने की प्रसंग आया है, तो दलेई बांध। आगे है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करते थे, कोलकाता। लक्ष्मी की कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें। आगे है गांव के लोगों का किस पर विश्वास था, माँ चन्नेश्वरी पर। आगे है किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आता था, तो बाढ़ की चिंता से। आगे है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी स्कूल के 4 कमरों में कितने लोग भर गए थे, तो 200 के करीब भर गए थे। आगे है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी। गांव के पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि। हीराकुद बांध किस नदी पर है, तो महानदी। आगे है किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाया था, तब कटक भुवनेश्वर। आगे है लक्ष्मी के कौन मर गए थे बांध के काम करते समय, ससुर।
आगे है गुरुनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो 2 लड़कियां थी। आगे है किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे। अब चलिए यहाँ से प्रश्न उत्तर देखिए। देखिए तो आगे है लक्ष्मी कौन थी, उसका पारिवारिक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्र थी। यह बहुत साहसी औरत थी। इनके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करते करके अपने पत्नी लक्ष्मी को जो कुछ भी भेजते उससे गुजारा न होने की वजह से लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट कुछ काम करके, है ना, कुछ पाती थी, कुछ पैसे उससे अर्जित करती थी। उससे अपना क्या कमी पूरा करती थी, मतलब घर को चलाती थी और अकेले 4 बच्चे को साथ में, है ना, गांव में जीवन यापन करती थी। आगे है दूसरा क्वेश्चन, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो आंसर है कि इस कहानी में तूफान, सूखा और तेज बारिश और बाढ़ के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि लक्ष्मी के गांव में सूखा, बाढ़ आता है और तो वहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इस कहानी में मुख्य रूप से बाढ़ के प्रकोप को दर्शाया गया है। आगे है कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। तो इसमें देखिए कैसे बताया गया है। कहानी में आए बाढ़ के दृश्य काफ़ी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो गांव के सभी फसलें, घरें डूब जाती है ना। लोगों को रहने के लिए आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जहां भी लोग लगभग करीब 200 आश्रय लिए थे, परंतु स्कूल भी डूब गया था, जिसके कारण कुछ लोग मर गए थे और कुछ लोग स्कूल के ऊपर टीले पर चढ़ गए थे। जो बच गए थे, है ना, जो ऊपर चढ़ गए थे वो बच गए थे। अगला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो आंसर देखिए, कहानी की शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक और सही है, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ लोगों को तूफान, सुखाड़, तेज बारिश एवं भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, लोगों का विश्वास भगवान पट के प्रति टूट जाता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक उचित है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो आंसर है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्र है। यह बहुत साहसी औरत है। इसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके जो कुछ भी भेजते थे उससे गुजारा न होने की वजह से लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ छिटपुट घर का काम करके उससे जो कुछ भी पाती थी उसे अपने कमी को पूरा कर लिया करती थी और अकेले 4 बच्चों के साथ में गांव में रहती थी। आगे है बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आपका क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर देखिए, इस कहानी में उड़ीसा का जनजीवन के बारे में चर्चा किया गया है, परंतु हमारे बिहार का जनजीवन की स्थिति ऐसी है कि ऐसी ही है क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें सुखाड़ या बाढ़ न आए, है ना। सुखाड़ के ज़्यादा क्षति तो नहीं होती सुखाड़ से, लेकिन बाढ़ से, है ना, लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं बाढ़ से। इससे निपटने के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं, जिसका अक्सर हमारा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है असर। ठीक है, बाढ़ से काफ़ी क्षति होती है, सारे फसलें नष्ट हो जाती है। आगे क्वेश्चन है कि इस कहानी का सारांश लिखिए, मतलब आपको ढहते विश्वास कहानी का सारांश लिखना है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, इस कहानी में लक्ष्मी एक मुख्य पात्र है। यह एक साहसी औरत है ना। इसके पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते हैं। जितने पैसे वे भेजते हैं उससे गुजारा न होने की वजह से वो लक्ष्मी क्या करती है, गाँव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ घर के छूट कुछ काम करके जो कुछ भी मिलता था, है ना, उससे अपना जीवन यापन करती है। गांव में अपने 4 बच्चे को साथ लेकर रहती है। लक्ष्मी के गांव में कभी तूफान, कभी तेज बारिश, कभी बाढ़ हमेशा आता रहता था। इससे गांव के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से फसलें, घरें डूब जाते हैं, है ना। लोगों को रहने के लिए आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल है जिसके टीले पर और टीले जिस गांव के एक स्कूल था जिसके टीले पर चढ़कर लोग अपना जान बचाए, है ना। इस कहानी में बाढ़ के दृश्य भयानक दर्शाया गया है। चलिए तीसरा चैप्टर अब देखते हैं, माँ कहानी, है ना, गुजराती भाषा से लिया गया है। चलिए, इस कहानी के लेखक
या कथाकार ईश्वर पेटलिकर हैं। आगे देखिए, बताया गया है कि इस कहानी के कथाकार या लेखक कौन है जी? ईश्वर पेटलिकर, ये तो हो गया। ईश्वर पेटलिकर के प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई, ये पूछा गया है। काला पानी इसका लोकप्रिय उपन्यास है। इस कहानी के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर है। मंगू चार भाई बहन थी, माने कुल मिला के 4 भाई बहन थी लोग, 2 गो भाई 2 गो बहन। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम कुसुम था। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। मंगू के माँ के लिए अस्पताल गौशाला था। माँ मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं की थी जब कुसुम ठीक होकर घर वापस आई थी। मंगू के अलावा उसका 3 भाई बहन थे। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। मंगू को घर से बैलगाड़ी में ले जाया गया था। मंगू को घर से बैलगाड़ी से ले जाया गया था। मंगू को मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई गए थे। मंगू के याद में माँ भी पागल हो गई थी। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी से आई थी। माँ अस्पताल से घर 11:15 बजे आई थी। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। अब चलो यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलिकर। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? 4। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतान थी? 3। माँ कहानी में प्रमुख पात्र कौन थी? मंगू। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी। मंगू के कितने भाई थे? 2 भाई थे। पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? कहावत है। किसने कहा था कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? ज्योतिषी ने कहा था। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? अगहन का महीना। मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो जाती थी, उसका नाम क्या था? कुसुम। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? गुजराती। मंगू की माँ अस्पताल को क्या उपमा देती थी? तो गौशाला। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? गुजराती। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह देते थे? तो अस्पताल में। मंगू कितनी वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की। माँ ने दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ गए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ गए थे? शहर में। मंगू कब से पागल थी? जन्म से ही पागल थी। माँ अपने 4 संतानों में सबसे अधिक किससे प्यार करती थी? मंगू को। मंगू से। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 2। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? जन्मजात से ही। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती है, वहां के कर्मचारी कैसे थे? व्यवहार कुशल। माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नागर। ईश्वर पेटलिकर की रचना खून की सगाई। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार जो फर्क है, वो अपने शब्दों में लिखें। तो चलिए इसका आंसर है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, मंगू घर पे ही मर जाए, जिससे मंगू से छुटकारा मिल जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वो सोचती थी कि मैं माँ होकर उतना ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। माँ तो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। यही सोचकर माँ अब मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है। अगला है, कुसुम के पागलपन में सुधार को देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रियाओं को अपने शब्दों में लिखें।
आंसर है, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार वाले भी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के सलाह दिया कर रहे थे, ना सलाह देने लगे थे। यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती तो मंगू ठीक क्यों नहीं हो सकती है? सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने को राजी हो गई। अगला है, कहानी के शीर्षक का सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी में एक माँ अपनी गूंगी और पागल बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम करती है। जब वह अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़ कर आती है तो वह उसकी याद में पागल हो जाती है। इसलिए इस कहानी का उचित शीर्षक बिल्कुल सही है, माँ। अगला है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। आंसर है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी कार्यकुशल और संवेदनशील दोनों है, क्योंकि वहाँ के लोगों का वहाँ लोगों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहाँ एक दूसरे के दुख को समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा से व्यवहार करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, मतलब माँ कहानी के सारांश लिखना है। ये 5 नंबर में आ सकता है। तो देखिए, माँ कहानी में एक माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार प्रेम करती थी, है ना, लेकिन घर के अन्य सदस्य मंगू से उतना प्यार नहीं करते थे, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल में भर्ती कराकर छोड़ देना चाहते थे और यह सोचते थे कि मंगू घर पे ही मंगू मर जाए, जिससे मंगू से छुटकारा मिल सके। लेकिन माँ अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। वह सोचती थी कि मैं माँ होकर इसका उतना अच्छा तरह से ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। माँ तो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है थी। ठीक है, हो गया। अब देखिए, चार पाठ जो है आपका नगर चैप्टर जो तमिल भाषा में है। तो चलिए भाई, तमिल भाषा से हिंदी में रूपांतरण है। तो देखिए, नगर कहानी के कथाकार कौन है? सुजाता है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु में, सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता जन्म सुजाता का जन्म चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 में हुआ था। नगर कहानी तमिल भाषा में से अनुदित है। नगर कहानी के अनुवादक के ए जमुना है। नगर कहानी के प्रमुख पात्र पापति हैं। पापति का उम्र 12 वर्ष था। पापति के गांव का नाम मुना डिप्टी था, है ना। पापति के माता का नाम वली अमाल था। पापति मेनिंजाइटिस बुखार से ग्रसित थी। पापति के माँ को 48 नंबर कमरा में सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापति को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था। बिना इलाज कराए वली अमाल अपने पुत्री पापति को लेकर देवी, है ना, देवी शरण जी के मंदिर में ले जाती है। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै। अंग्रेजों द्वारा मदुरै को मदुरा कहा जाता था। यूनानी लोगों द्वारा मदुरा को मेदोरा कहा जाता था। तमिल लोगों द्वारा मदुरा को मदुरै। इन सभी को, है ना, काल्डवेल ने अपने व्याकरण में लिखा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव चालू। नगर कहानी के कहानीकार सुजाता। नगर कहानी के प्रमुख पात्र पापति। सुजाता का जन्म 3 मई 1935, है ना। काल्डवेल का तुलनात्मक के अनुसार पांडे लोगों के दूसरी राजधानी क्या था? मदुरै। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरा, यूनानी लोग मदुरै को मेदोरा। नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो महंगाई का। बली अम्मा के लड़की का क्या नाम था? पापति। मेनिंजाइटिस बुखार किसे हुआ था? पापति को। आगे देखिए, पापति कितने साल की थी? 12 साल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ था? तमिलनाडु में। बली अम्मा को किस नंबर वाले रूम में जाना था? 48 नंबर। स्टेथोस्कोप क्या मापा जाता है? हृदय की गति।
नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है? मेनिंजाइटिस। आप आप्थल में स्कोप क्या है? तो ये आंख देखने वाली मशीन है। लंबी कतार देखकर बली अमर को किस पर गुस्सा आया था? अपने मृत पति पर। एक एस रंगराजन किस लेखक का अनुवादक है ना? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता। बली अमर किस गांव से आई थी? मुना डिप्टी। पापौती कौन सी कहानी की पात्र है? नगर। मेनिंजाइटिस का संबंध बुखार से। नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तमिल। पापौती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। आई आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने। पापौती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर चालू। तो बोल रहा है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर है, इस कहानी की शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार शहर में पापौती के इलाज के लिए उसके मां को नगर अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर ने उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है। आगे है, पापौती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। पापौती बलिया माँ की पुत्री थी और वह शहर मेनिंजाइटिस बुखार के इलाज के लिए लाई गई थी। अगला है, बड़े डॉक्टर ने अपने धनिष्ठ अधीनस्थ डॉक्टरों से पापौती को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्यों कहा था? विचार करें। तो बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। उन्होंने हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग से की अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी और उन्होंने उन्होंने यह भी देखा था कि वह लड़की की बुखार है ना, हालात बहुत खराब है, तो इसलिए वो लड़की को तुरंत एडमिट करने के कहा था। अगला है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापौती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? तो आंसर है, बड़े डॉक्टर के बावजूद भी पापौती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। तो आगे बताया गया है, कार्यकुशल नहीं थे। वह बेड खाली न होने के साथ झांसा देकर पापौती को भर्ती नहीं करते हैं और शायद उस अस्पताल में पैसा देने से जल्दी कार्य होता था। अगला है, बली अमान का चरित्र चित्रण करें। तो आंसर है, बली अमान नगर कहानी की मुख्य पात्र पापौती की माँ है, जिसके पति दुनिया में नहीं थे, है ना। वे बहुत साहसी औरत थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर अकेले बड़े शहर मदुरै में आ जाती है। यहाँ के लोग यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस बेटी को लेकर गांव चली आती है। अगला है कि कहानी का सारांश, यानी कि तो माँ कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है, भले नगर कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। तो चलिए देखिए कैसे क्या करना है। बली अमन नगर कहानी के मुख्य पात्र पापौती की माँ है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वे बहुत साहसी औरत थी, क्योंकि वो अपने बेटी की इलाज कराने के लिए मदुरै शहर में अकेले चली आती है, लेकिन वहां अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न होने के कारण क्या करती है, वहां से व्यवस्था न होने के कारण वहां से क्या हो जाती है, चली आती है। उनको भटकना पड़ता है ना। वहाँ के कर्मचारी कार्यकुशल न होने के कारण उसे यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता था, फिर भी पापौती भर्ती नहीं हो पाती है और वापस गांव लौट आती है। भगवान के मन्नत मांगती है, यही डॉक्टर को दिखाऊंगी, झाड़ फूक करवा दूंगी तो पापौती ठीक हो जाएगी। ये हो गया। अब देखते हैं पांचवा चैप्टर। तो देखिए ये पांचवा चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है। धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी भाषा में है ना। तो चलिए यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? सांवर दैया है। आगे है, सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। इस कहानी के अनुवादक सांवर दैया है। धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी तीन बेटों और दो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी तीन बेटे, दो रोटी और एक माँ की कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र तीन बेटे, तीन बहुएं और उनके तीन पोते पोतियों वाले सीता की है। आगे है, सीता के तीन बेटे कौन कौन थे? कैलाश,
नारायण बिरजू। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भौरी, बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। सीता अपने काला ओढ़ना को देखकर उदासी हो जाती है। उनके बेटे ने सीता को एक एक महीने खिलाने का नियम बनाया था। जब सीता जब सीता के बेटे उनके एक एक महीने के एक एक महीने करके सबके यहाँ खाने की बात हो तो सीता मन ही मन रोती है। अंत में उनके बेटे ने 50-50 रुपए देने का भी नियम बना लिया था। अब यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव चालू हो गया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सीता। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की। आगे है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता की दी गई है? नारी की। आगे है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। सीता के कितने लड़के हैं? 3। होली के महीना किस महीना में आता है? फागुन में। कैलाश के पत्नी का नाम क्या था? तो राधा। नारायण के पत्नी का नाम भौरी, बिरजू के पत्नी का नाम पुष्पा। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो घर। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए देने की बात कही? तो 50 रुपए। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए की देने की बात कही थी? 50 रुपए। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? सीता के। नारायण के पत्नी ने अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई। आगे देखिए सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? एक एक महीना। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? दाल का हलवा। सीता अपने आप को क्या मानती थी? भिखारिन। आगे है 3 बेटे की माँ सीता। सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार? राजस्थान। आगे कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? सुबह में। धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा अनुदित है? सांवर दैया। सीता रुआसी क्या देखकर हो गई? काला ओढ़ना। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दिया। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो नर हरि सिंह जी वाले दिन। नर हरि सिंह वाले दिन। आगे देखिए सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते, न उनके बेटे और न उनके बहुए। अगला क्वेश्चन है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। आंसर है बच्चे के हृदय में अपने दादी माँ के लिए जो प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे खुश होकर अपने उनके पास आते हैं और कहते हैं कि दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम सब साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का सादगी जो है और प्यार जो है आनंददायक था, अतः बच्चे खुश हो जाते थे, पर उनके बेटे बहुए माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वो नाखुश हो जाते थे। अगला इस समय और उनकी आंखें के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसके धरती और आकाश के बीच में घुटन हुई है। प्रसंग व्याख्या करना है तो प्रस्तुत पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सांवर दैया है। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहुए पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन घर छोड़कर चली जाती है और उस समय उसके आंखों के सामने न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई थी। अगला है सीता का चरित्र चित्रण करें। तो देखिए कैसे लिखिएगा। तो सीता 3 बेटे की 3 बहुएं और एक कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत थी जिसे केवल 2 वक्त की रोटी के लिए
परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेली बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है, बोझ बन जाती है और इनके बेटे उनके 2 वक्त की रोटी के लिए अलग-अलग नियम बनाया करते थे। अंत में सीता एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। अगला है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। आंसर है, कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है, सटीक है। सीता अपने घर अपने बेटे और बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती थी और जब जब उसे उसे अपने पूर्व के जीवन याद आ जाती है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और पृथ्वी की ओर देखती है तो उसे घुटन महसूस होती है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं होती, उसके अलावे और कुछ भी बहुत कुछ होता है जो इन्हें नहीं मिल पाता है, इसके जिसे इनके मन में बहुत दुख होता है। सीता को आशा है कि इस धरती घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी यह पता नहीं। यह शीर्षक का सार्थकता सही है। इस कहानी का सारांश लिखना है, मतलब आपका धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का सारांश लिखना है। तो चलिए, इस कहानी में सीता के 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोती पोतियां है ना, और वह एक विधवा औरत, और ये उनका मुख्य पात्र भी है जिसे केवल 2 वक्त की रोटी के लिए बेटे बहुओं से यातनाएं सहनी पड़ती है। सीता अपने तीनों बेटों और बहुओं के लिए बोझ बन गई थी और सीता के लिए तीनों बेटे 2 वक्त की रोटियों के लिए अलग-अलग नियम बनाया करते हैं। एक बार तो सीता से बिना पूछे सीता के 50-50 रुपए प्रति माह देने के लिए उनके बेटे ने नियम बनाया। यह सुनकर देखकर सीता को बहुत कष्ट हुआ और घुटन होने लगी, जिससे वह सीता एक दिन घर छोड़कर ही चली गई। तो देखिए, हमने आपको पूरा ये किताब का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण बिंदु, पूरा सब्जेक्टिव, यहाँ से आपका 15 से 20 नंबर ओके होने वाले हैं। अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखे हैं, एक बार 2 बार देख लीजिए, यहाँ 15 से 20 नंबर आपका ओके है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में जो 2 नंबरिया आपको 10 गो में से 5 गो बनाना है, यहाँ से डायरेक्ट आपका 3 क्वेश्चन लड़ेगा और एक यहाँ से दीर्घ आएगा और 10-11 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। ये सारा के सारा कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।